नेक्स्ट हम अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि मैनुअल और कंप्यूटर्स काउंटिंग में क्या डिफरेंस है, कि मैनुअल काउंट्स हमें क्यों करना चाहिए और कंप्यूटर्स काउंट क्यों करना चाहिए। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि मैनुअल अकाउंट हम अपने लिए सीखते हैं, मार्केट के लिए नहीं सीख रहे। अपना खुद का बेस मजबूत करने के लिए, अच्छे से फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम सीख रहे हैं। जब से जीएसटी लागू हुआ है तो लगभग मार्केट में आपको कंप्यूटर्स काउंटिंग करने को ही मिलेगा। तो आइए समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैनुअल अकाउंट्स और कंप्यूटर्स काउंट में क्या डिफरेंस है। मैनुअल अकाउंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स। तो मैनुअल अकाउंट्स किसे कहते हैं बताइए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो हम हाथ से काउंटिंग करते हैं ना, हाथ से काउंटिंग करते हैं उसे मैनुअल काउंटिंग बोलते हैं। और मैनुअल काउंटिंग करने के लिए हमें कॉपी पेन चाहिए, बही खाते चाहिए, है ना। मैनुअल काउंटिंग करने के लिए हमें बही खाते चाहिए। अगर हम आज की बात करें तो कैश बुक, लेजर चाहिए, डे बुक चाहिए मैनुअल काउंट्स करने के लिए। तो मैनुअल काउंट्स किसे कहते हैं, जो अपने हाथ से काउंटिंग करते हैं उसे मैनुअल काउंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर्स काउंटिंग की। तो कंप्यूटर्स काउंटिंग किसे कहते हैं, जो हम कंप्यूटर से करते हैं। और कंप्यूटर से काउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। कंप्यूटर से अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपको मैं ये बता दूं कि पूरे इंडिया में 90% अकाउंट्स इन 3 सॉफ्टवेयर में होता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है टैली, और दूसरे नंबर पे आता है बीजी, और तीसरे नंबर पे आता है मार्क। अब टैली और बीजी सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप बड़े शहर से बिलोंग करते हैं, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो वहां पर ज्यादा टैली यूज होता है। अगर आप कहीं छोटे शहर में रहते हैं और नॉर्थ इंडिया में काफी शहरों में ज्यादा बीजी यूज होता है। तो टैली से थोड़ा बीजी यूज करना इजी है, और टैली और बीजी दोनों अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, और इन तीनों ने 90% मार्केट को कवर कर रखा है। अगर बाकी की 10% की बात करूं तो बाकी 10% में 10,000 प्लस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मेरे पास जो भी स्टूडेंट अकाउंट सीखने आता है उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि मुझे टैली सीखना है, क्योंकि उसने मार्केट में टैली वर्ड ही सुना है। तो टैली अकाउंटिंग नहीं है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पर आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग अगर आपने अच्छे से सीखना है तो आपका बेस मैनुअल होना चाहिए। आपका अगर बेस मजबूत है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर लोगे, आप किसी भी फर्म की कहीं भी काउंटिंग कर लोगे। टैली, बीजी, मार्क यानी कि ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम कैलकुलेटर पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम कैलकुलेटर पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा हमें एक बड़े स्केल पे कैलकुलेशन करके देता है। तो अगर आपने टैली सीख लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अकाउंटेंट बन गए, आप एक डाटा ऑपरेटर तो बन गए, लेकिन अकाउंटेंट बनने के लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आपको सबसे पहले अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट्स के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको मार्केट के अंदर अच्छे से काम करने के लिए फाइनल रिपोर्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जीएसटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं चाहे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, मैनुअल सीखने से आपको ए टू जेड प्रोसेस पता लगेगा कि किसी भी फर्म का अकाउंटिंग करने का सीक्वेंस क्या है। और आज मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आपको अकाउंट्स करना आता है, आप 2 साल से 3 साल से 4 साल से के 10 साल से भी मार्केट में अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आती, जीएसटी रिटर्न फाइल करना नहीं आता। रीजन, क्योंकि उनका बेस मजबूत नहीं है। इन्होंने सेंटर पे गए, टैली सीखा, थोड़ा बहुत हमने अकाउंट का बेसिक नॉलेज लिया और मार्केट में काम करना शुरू कर दिया। अगर आप इस तरीके से आपका अगर अकाउंटिंग बेस बना है तो आपको मार्केट में एक एवरेज सैलरी मिलेगा और फुल टाइम अकाउंट्स का काम मिलेगा। बहुत सारे शहर में प्रचलन है पार्ट टाइम अकाउंट्स का। पार्ट टाइम अकाउंट्स का काम करने के लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए, अच्छे से आपको टैक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए।
इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैनुअल अकाउंट्स को आप मिस मत करें। पहले आप मैनुअल अकाउंट सीखें, और मैनुअल अकाउंट सीखते समय आपके माइंड में बार बार आता है कि ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, क्योंकि स्टूडेंट मेरे को बार बार बोलते हैं कि सर मैनुअल अकाउंट्स और कितना रह गया, कब हम कंप्यूटर पे आएंगे। तो मैनुअल अकाउंट से आप बोर मत करिए। मैनुअल अकाउंट्स आप आराम से रिलैक्स होके इंटरेस्ट लेके मैनुअल अकाउंट्स को कंप्लीट कीजिए पूरे प्रोसेस से। इसी से आपका पूरा बेस मजबूत होगा, क्योंकि कंप्यूटर में कहीं सीक्वेंस नहीं है। कंप्यूटर पे कभी आपको नहीं पता लगेगा कि प्रोसेस क्या है। आगे मैं आपको समझाता हूँ दोनों के बारे में, मैनुअल और कंप्यूटराइज के बारे में, कि दोनों में फर्क क्या है, कि हमारे अकाउंट सीखने का प्रोसेस क्या रहेगा, और दोनों के हिसाब से हम क्या मिस कर रहे हैं, और हमें मैनुअल सीखने से क्या बेनिफिट होने वाला है। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। मान लीजिए कि आप मैनुअल अकाउंट्स कर रहे हैं और कंप्यूटराइज अकाउंट्स कर रहे हैं। मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपका कितना परसेंट योगदान है? अगर हम बात करें मैनुअल अकाउंट्स की, तो आपका योगदान कितने परसेंट है, यानी कि आप खुद अपने से कितना परसेंट वर्क करते हो मैनुअल अकाउंट्स में, कंप्यूटराइज में कितने करते हो। मैनुअल में आपका योगदान रहता है 100% और कंप्यूटराइज में रहता है 5 से 10%। आगे पूरा डिटेल में समझते हैं कि दोनों में इतना गैप क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है, दोनों का अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या है। दोनों में अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? लेन देन की ट्रांजैक्शन चाहिए। डेली जो दिनचर्या में जो लेन देन हुआ है हमारी कंपनी में, सेल परचेज खर्चा रिसीव पेमेंट, जो भी लेन देन हुआ है, आपको उसका लेन देन का रिकॉर्ड चाहिए दोनों के लिए। उसके बाद क्या करोगे? जैसे कि हमने पिछले वाली क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि जब भी आपके पास कोई ट्रांजैक्शन है तो आपने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसको हमने जर्नल एंट्री पास करना आनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उनको डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, यानी कि आपको जर्नल एंट्री बनाना आनी चाहिए। अब आपने जर्नल एंट्रीज की बना लिया, आपको पता लग गया कि डेबिट इसको करना है, क्रेडिट इसको करना है। अब आपने जर्नल एंट्री बना लिया, अब आगे हम क्या करेंगे? अगर अपने मैनुअल की बात करें तो जर्नल एंट्री हम करते हैं कैश बुक और डे बुक में। अगर कंप्यूटराइज की बात करें तो जर्नल एंट्री हम करते हैं टैली पीजी मार्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। ओके, यहां तक तो कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलर था, सेम था, कि यहां तक तो हमने टोटल दोनों में एफर्ट सेम लगाए। लेकिन आगे का जो प्रोसेस है, आगे क्या रहता है, मैनुअल अकाउंट्स में हमने पीछे कैश बुक और डे बुक बनाया। अब कैश बुक और डे बुक से हम बनाएंगे लेजर। जो भी हमें आगे की रिपोर्ट तैयार करनी है वो लेजर से बनती है और ट्रायल बैलेंस से बनती है। जैसे इंटरेस्ट निकालना, जीएसटी रिटर्न तैयार करना, टीडीएस की रिटर्न तैयार करना, डेप्रिसिएशन चार्ट तैयार करना, ट्रायल बैलेंस तैयार करना। तो यानी कि जो भी रिपोर्ट तैयार करनी है वो सारी की सारी आप लेजर से या ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। फिर लेजर से हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से फिर ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, कैपिटल काउंट, बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, सीएसए ऑडिट करवाना। यानी कि हमें ये सारी रिपोर्ट, सारी की सारी टोटल जो भी रिपोर्ट चाहिए किसी तरीके से, सारी की सारी हम हाथ से तैयार करते हैं, खुद तैयार करते हैं। अगर कंप्यूटराइज की बात करें तो सारी की सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको मैनुअल अकाउंट्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप मैनुअल अकाउंट्स करते हो तो आपको 100% सीखने को मिलता है। एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए, परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए मैनुअल अकाउंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनुअल अकाउंट से आपको 100% सीखने को मिलता है। अगर आप मैनुअल अकाउंट्स नहीं सीखते, ओनली कंप्यूटराइज काउंटिंग सीखते हैं, तो कंप्यूटराइज काउंटिंग में आपको 5 से 10% सीखने को मिलता है। इसीलिए परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए मैनुअल अकाउंट्स जरूरी है। तो जो भी आपको मैंने टॉपिक्स करवाए हैं पीछे वाले वीडियोस में, आगे वाले में, तो आप ये वीडियो को पॉज कर करके कॉपी पे सारे के सारे नोट कर लें। और ये क्योंकि आप ये भूल जाएंगे, अगर आपने कॉपी पे नोट किए होंगे तो आपको टॉपिक्स याद रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके सारे टॉपिक कॉपी पे नोट कर लें। इसी के साथ हमारी डेमो क्लासेस कंप्लीट होती है और अब यहीं से हम मैनुअल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो मैनुअल अकाउंट स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए? नेक्स्ट,
मैनुअल अकाउंट्स में कौन कौन सी बुक्स लगती है और उनका हम किस तरीके से यूज करना है, आइए जानते हैं। तो वैसे तो मैनुअल अकाउंट्स में आप कितनी भी बुक्स लगा लें, जैसे कैश बुक, जर्नल बुक, डे बुक, लेजर, ये 4 बुक कॉमन बुक है। ये तो आपको कम से कम चाहिए किसी फर्म की काउंटिंग करने के लिए। इसके अलावा आप परचेज बुक, सेल बुक, बैंक बुक, स्टॉक रजिस्टर वगैरह आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप और भी कोई सी भी बुक मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको कम से कम ये 4 बुक्स चाहिए। तो ये 4 बुक्स के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो इसमें से पहली है कैश बुक। कैश बुक में एंट्री कब करते हैं, जब हमारी कंपनी में कैश में ट्रांजैक्शन होता है। मान लीजिए कि आज कोई दिन में जितना कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैश बुक में लिखेंगे, और कैश के अलावा बाकी जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो जर्नल बुक में लिखेंगे। कहने का मतलब कि कैश बुक और जर्नल बुक इन दोनों को मिला के पूरे दिन की ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। उससे फिर हम लेजर बनाते हैं, लेजर तैयार होता है। तो इस तरीके से मैनुअल अकाउंट्स में 3 बुक अगर अपने लगाते हैं तो हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डे बुक की बात करें तो डे बुक में डेली की ऑल एंट्री कर सकते हैं, यानी कि चाहे वो कैश में ट्रांजैक्शन है चाहे विदाउट कैश ट्रांजैक्शन है, पूरे दिन में जितना भी हमने लेन देन किया है वो हम डे बुक में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेजर। लेजर कंपलसरी है, ये खाते बनाने के काम आता है। अगर अपन इसको देखें तो कैश बुक, जर्नल बुक और लेजर, या तो आपको ये 3 बुक चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। और अगर आप कैश बुक और जर्नल बुक नहीं लगाना चाहते तो आप डे बुक और लेजर लगा के भी काम चला सकते हैं। अगर हम मार्केट की बात करें, जर्नल बुक कोई भी दुकानदार यूज नहीं करता। अगर अपने जर्नल बुक यूज नहीं करते तो ओनली कैश बुक से डेली का ऑल एंट्री भी नहीं कर सकते। इसलिए हम ये 2 बुक लगाने के बजाय डे बुक और लेजर लगाएंगे, और डे बुक और लेजर से ही हमारी पूरी कंप्लीट मैनुअल अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारी कैश बुक और डे बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। हाँ जी, अगर अब हम फॉर्मेट की बात करें तो ये कैश बुक का फॉर्मेट है और ये डे बुक का फॉर्मेट है। दोनों में अंतर क्या है कि कैश बुक के फॉर्मेट में टोटल का एक एक्स्ट्रा कॉलम दिया हुआ है, और डे बुक के फॉर्मेट में टोटल का कॉलम नहीं है, ओनली अमाउंट का कॉलम है। यानी कि कैश बुक की बात करें तो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट एंड टोटल, और डे बुक की बात करें तो डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये 3 कॉलम है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। नंबर 1, आज अगर अपने डे बुक लगाते हैं, कैश बुक नहीं लगाते, इन फ्यूचर अगर मार्केट में कहीं आपको कैश बुक मेंटेन करना पड़ गया तो आपको ये टोटल वाले कॉलम में क्या करना है ये नहीं आएगा, और ये हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा कि कैश बुक के टोटल के अंदर हमें क्या लिखना चाहिए। अगर आज अपने कैश बुक लगाते हैं तो कैश बुक में एंट्री जो है ओनली कैश की होती है, डे बुक की नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक कैश बुक लगाएं कि हम यूज तो करेंगे कैश बुक, लेकिन जो रूल यूज करेंगे वो डे बुक के करेंगे। हम कैश बुक लगाएंगे लेकिन रूल्स जो है वो डे बुक के यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आपके पास डे बुक आता है तो आप ये टोटल का कॉलम हटा दो, और डे बुक के रूल तो हम लगा ही रहे हैं तो डे बुक मेंटेन हो जाएगा। अगर इन फ्यूचर कैश बुक आता है तो कैश बुक तो अपने मेंटेन कर ही रहे हैं, तो कैश बुक आएगा तो वो तो हम बना ही लेंगे। तो एक हम कैश बुक लगाएंगे, एक आपने लेजर लगाएंगे। तो आपको एक कैश बुक लेके आना है आगे की काउंटिंग करने के लिए। तो कैश बुक का ये फॉर्मेट आप पिक कर लें। कैश बुक का ये फॉर्मेट है लेना है, और ये लगभग 25 पेज की कैश बुक आपको लेनी है। तो कैश बुक का जो साइज है वो A4 लेना है। कैश बुक का साइज A4, और कम से कम 30 पेज की कैश बुक हो। नंबर 2, आपको एक लेजर लेना है। मैं लेजर का भी फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा, और लेजर लेना आपको 60 पेज का, और इसका भी साइज जो है वो A4 होना चाहिए, यानी कि जो साइज है वो A4।
तो हम एक कैश बुक लगाएंगे, एक लेजर लगाएंगे और इसी से हम कंप्लीट मैनुअल काउंट्स करेंगे। तो आपको एक कैश बुक लेके आना है, एक लेजर लेके आना है, उसी से हम आगे की पूरी काउंटिंग करेंगे। और नेक्स्ट आगे समझते हैं कि कैश बुक की प्रैक्टिकल बिलों से एंट्री कैसे करते हैं।